नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो देखिए, आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो पिछले 10 सालों में 615% का रिटर्न दे चुका है। 19 रुपए से चल के स्टॉक 135 रुपए तक गया, 135 रुपए से टूट के फिर ये 60 रुपए पे आया और 60 रुपए के बाद ये दोबारा से देखें खड़ा होकर स्टॉक 100 रुपए के आसपास आने, अभी ये 97 के आसपास ट्रेड हो रहा है। हम इस पे बात करेंगे। 2022 में देखें तो पूरे साल ये स्टॉक आपको कंसोलिडेशन फेस में रहा। कई कारण से इस स्टॉक में गिरावट आई और उसके बाद मार्च 2023 के बाद इस स्टॉक ने दोबारा से रफ्तार पकड़ा है और अभी ये 100 रुपए के आसपास जाके ट्रेड हो रहा है। तो हम इस स्टॉक के बारे में पूरी तरीके से एकदम ठोक बजाकर एनालिसिस करेंगे और दावे के साथ कहता हूं कि इस एनालिसिस के बाद आपको इस स्टॉक से या तो प्यार हो जाएगा या फिर नफरत होगा, क्योंकि हम दो ही चीज करते हैं। स्टॉक से या तो प्यार करते हैं, उसको अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, अगर हम लोग उसको नफरत करते हैं तो फिर उसको अपने पोर्टफोलियो अगर है भी तो उसको उठाकर हम लोग बाहर फेंक देते हैं। मदरसन सुमी के बारे में बात करें तो जून 2022 में इसका नाम पहले चेंज हो गया। मदरसन सुमी से ये संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम से जाने लगा है। अगर उसकी बात करें तो अक्टूबर 2022 में कंपनी ने अच्छा खासा बोनस भी दिया, जिसके कारण भी इसके स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलता है। मदरसन सुमी जो है वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के। और अगर हम बात करें इसके बारे में तो इसके पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है, मतलब कई तरीके के प्रोडक्ट बनाती है। करीब 10-15 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बनाती है जिसका यूज होता है ऑटो एक्सिलरी में। अगर हम मदरसन सुमी के बारे में और आगे बात करें तो इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर व्यू मिरर। अगर हम बात करें तो लीडिंग ग्लोबल प्लेयर है ये। किसमें? तो पॉलीमर इंटीरियर जो बनता है और पॉलीमर प्लास्टिक जो होता है इंटीरियर, कई चीजें बनती है उसमें, या फिर एक्सटीरियर भी इसके बम्पर वगैरह बनते हैं, उसमें भी ये बड़े प्लेयर इसके हैं। मदरसन सुमी इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। किसमें? तो वायरिंग हार्नेस। वायरिंग हार्नेस का मतलब होता है जितने तरीके की जो वायरिंग यूज होती है गाड़ियां में देखते हैं, जिसमें सारे कंपोनेंट एक दूसरे अटैच होते हैं और वो अच्छे तरीके से फंक्शन करते हैं, तो उसके ये इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। और अगर इस वायरिंग डिवीजन की बात करें तो अभी खास करके ये मदरसन सुमी इसको डिमर्ज कर दिया है और इसको एक अलग कंपनी बना दी है। दोस्तों, किसी तरह के कंफ्यूजन में नहीं रहना। और हाँ, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप बीच में स्किप मत कीजिएगा, इसका एल्गो खराब होगा और बहुत कम लोगों तक फिर ये वीडियो पहुंचेगा। मैं चाहता हूं ये वीडियो आज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि इस तरह के मैं एनालिसिस करने वाला हूं। सबसे पहले इस स्टॉक के बारे में हम लोग बिजनेस ग्रोथ से लेकर फाइनेंशियल तक इसका चेक करेंगे, ईयरली ग्रोथ से लेकर क्वार्टरली ग्रोथ तक देखेंगे, प्रमोटर से लेके रिटेलर तक हम इसके जाएंगे और क्या इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री का मौका बन रहा है और कहीं हम लोग कोई अपॉर्चुनिटी मिस तो नहीं कर रहे हैं, कहीं मौका छूट ना जाए। देखिए, जब मौका छूटने से बात आती है ना तो मुझे हमेशा पीएनबी की याद आती है। पीएनबी मेरे हाथ से ऐसे निकला जैसे मछली हाथ से छटक जाती है। पीएनबी में मेरा अच्छा खासा बाइंग था 30 के नीचे का और मैं 38 पे जाके पीएनबी से एग्जिट हो गया। उस टाइम क्या था कि पीएनबी बार बार ये 30 रुपए और 40 रुपए के बीच में आ रहा था, जा रहा था। मुझे लगा एक बार 38 पे निकल जाते हैं, दोबारा शायद मुझे 30-32 पे मिल जाएगा, लेकिन मेरे हाथ से फिर ये मौका दोबारा नहीं मिला। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी स्टॉक को इस तरह से मिस करते हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जो मैंने बताया था, एक बड़ा पोर्टफोलियो है, कई तरह की सेगमेंट में काम करती है, तो किस सेगमेंट से ये कितना पैसा जनरेट करते हैं, कितना ये रेवेन्यूज का आता है। तो वायरिंग एंड हार्नेस से देखें तो 29% का आता है। अगर विजन सिस्टम से देखें, विजन सिस्टम मतलब जो मिरर वगैरह होता है, फिर कैमरा जो होता है इसका, उससे अगर देखें तो ये 19% का रेवेन्यू जनरेट करती है। बम्पर से 14% का, डोर पैनल से 11% का और इंस्ट्रूमेंट पैनल से 6% का, इंजीनियरिंग से 3% का, अदर पॉलीमर जो और इसमें आइटम लगते हैं उसमें 12% का, और नन ऑटो अगर बात करें तो मैं आपको बताना भूल गया था कि ऑटो के अलावे बहुत कम शेयर इसका है जो खास करके हेल्थ इंडस्ट्री में और एयर स्पेस इंडस्ट्री में काम करते हैं, उससे इसका लगभग 2% का मार्जिन आता है। और तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप तक ये आसानी से पहुंच जाए। देखिए, ईवी के आने से भी मदरसन सुमी को कोई खतरा नहीं होने वाला। कारण ये ऐसे कंपोनेंट बनाती है, चाहे वो पेट्रोल गाड़ी हो या डीजल गाड़ी हो या फिर ईवी गाड़ी हो, सब में इसका कंपोनेंट का इस्तेमाल सेम होता है, क्योंकि ऑटो एक्सिलरी ऐसा सामान बनाती है जो सारी गाड़ियों में रखते हैं, चाहे किसी भी सेगमेंट में हो। तो ईवी के आने से भी इसके और अपॉर्चुनिटी बढ़े हैं, जिससे ज्यादा गाड़ियां बनेगी, लेकिन इसके लिए उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो आइए अब हम लोग जरा कंट्री वाइज इसके बिजनेस देख लेते हैं, कंट्री वाइज कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो सबसे ज्यादा ये इंडिया से 22%, उसके बाद यूएसए आता है इंडिया के बाद, 18% वहां से जनरेट करती है। उसके बाद जर्मनी से 16%, चाइना से 9%, हंगरी से 6%, स्पेन से 5%, फ्रांस है, मैक्सिको है, ब्राजील, मतलब ये जैसा मैंने पहले बताया था कि ये वर्ल्ड वाइड इसका प्रेजेंस है। वर्ल्ड वाइड ये कंपोनेंट का, ऑटो एक्सिलरीज का एक्सपोर्ट करती है। अगर इसी हिसाब से इसके क्लाइंट वाइज देख लें कौन कौन से ब्रांड से इसका कितना रेवेन्यू आता है, तो उसमें अगर देखें तो सबसे नंबर 1 पे आता है
मतलब मर्सिडीज ब्रेंज, तो इसका 9.5%, ऑडी से 8.9%, और खास करके अगर हम फोक्स वैगन की बात कर लें, अब तो इसका इंडिया में शायद इसने बिजनेस वाइंड अप कर लिया है, लेकिन बाकी जगह जैसा बताया कि ये पूरा इंटरनेशनली है जो एक्सपोर्ट करता है, तो फोक्स वैगन से 7.4%, और मारुति सुजुकी जो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है 6.1%, बीएमडब्ल्यू से 4.9%, हुंडई से 3.5%। इस तरह से रेनॉल्ट फोर्ड भी कंपनियां इसके लिस्ट में, आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। फंडामेंटल अगर मार्केट कैप की बात कर लें तो 64,410 करोड़ का है। पीई अगर इसकी रेशियो देख लें तो ये 45.55, इंडस्ट्री पीई की बात कर लें तो 43, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.61 अच्छा है। आरओई अगर देख लें, रिटर्न ऑन कैपिटल, तो 6.9%, ईपीएस अर्निंग ऑन शेयर 2.09%, डिविडेंड देखें तो कंपनी डिविडेंड भी दे रही है 0.46% का। अगर हम बुक वैल्यू देख रहे हैं तो 33 है और फेस वैल्यू 1 है। अगर हम इसके फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल में सबसे पहले आइए हम लोग रेवेन्यू देख लेते हैं। रेवेन्यू देख लेते हैं क्वार्टर वाइज। तो अगर देखें मार्च 2022 में जो क्वार्टर हुआ था उसमें तो ये 17,185 करोड़ का था, इसके रेवेन्यू जनरेट किया था। जून में 17,615। अगर हम दिसंबर की बात कर लें, पिछले दिसंबर क्वार्टर की, यानी जनवरी से पहले वाली यानी दिसंबर 2022 की, तो उसमें 20,226 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ। अगर पिछले हम क्वार्टर की बात कर लें मार्च 2023 की, तो 22,477 करोड़ का इसने रेवेन्यू जनरेट किया। देखिए इस कंपनी के बारे में अगर आप देख रहे हैं बिजनेस खास करके रेवेन्यू, तो इसमें एक चीज गौर करने वाले हैं, इसके क्वार्टर टू क्वार्टर कंटिन्यू रेवेन्यू है ना, वो सीधा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। कहीं से आपको कोई हिचकिचाहट नहीं है, ना तो कहीं से ये कोई लय तोड़ा है, एकदम लय में कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसके मतलब है कि कंपनी का बिजनेस ग्रोथ लगातार हो रहा है, कंपनी के पास अच्छे ऑर्डर पड़े हुए हैं और कंटिन्यू इसके ऑर्डर में इजाफा हो रहा है। क्यों भाई? सब कुछ तो ऑर्डर पे ही होता है ना। कंपनी के पास ज्यादा काम और ज्यादा मैन्युफैक्चर हो रही है, ज्यादा बिक्री हो रहा है, इससे कंपनी का ग्रोथ बढ़ रहा है। फाइनेंशियल में अगर हम बात कर लें तो रेवेन्यू देख लिया। अब हम लोग रेवेन्यू के बाद आते हैं इसके प्रॉफिट पे। प्रॉफिट जनरेट हो रही है या फिर इस रेवेन्यू जो है आखिर में जाके लॉस हो जा रहा है। रेवेन्यू जनरेट हो रही है, यहां तक हम देख रहे हैं, लेकिन एक जो रेवेन्यू जो है वो एक्सपेंस से ज्यादा हो रहा है या फिर आगे जाके ये लॉस में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 क्वार्टर में 122 करोड़ का, जून क्वार्टर में 141 करोड़ का, सितंबर क्वार्टर में 246 करोड़ का, दिसंबर क्वार्टर में 454 पॉइंट का। अगर हम बात करें तो मार्च क्वार्टर जो लास्ट में इंड हुआ है, ठीक इसके लास्ट वाला क्वार्टर, उसमें ये 654 करोड़ का ये प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो जिस तरीके से हम देखा कि इसके क्वार्टर रिजल्ट रेवेन्यू के, उसी तरीके से इसके क्वार्टर रिजल्ट प्रॉफिट में भी कंटिन्यू ग्रोथ दिख रहा है। मतलब जो भी यहाँ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो प्रॉफिट बन रहा है, वो प्रॉफिट में जाके कन्वर्ट हो रहा है, कहीं से इसके लॉस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो ये एक बड़ी बात होती है कंपनियों के लिए। दोस्तों मैं जो बता रहा हूं उस पर गौर करिएगा। कंटिन्यूअस प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जो चलो ठीक है, सब बातें हो चुकी है। अब आइए हम रेवेन्यू प्रॉफिट भी देख लिया। अब हम इसके आते हैं कि जब रेवेन्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो कंपनी का जो साल दर साल है वो नेटवर्थ में कितनी वृद्धि हो रही है। अगर नेटवर्थ की बात कर लें तो मार्च क्वार्टर में जहां 20,588 करोड़ का था, वहीं सितंबर क्वार्टर में ये बढ़ के 20,700 करोड़ का हो गया। अगर देखें तो इसमें भी 200 करोड़ से ज्यादा की वृद्धि है। अगर हम लास्ट मार्च की अगर हम बात कर लें तो वहां ये 22,452 करोड़ का, सीधा 2,000 करोड़ की लगभग इसमें वृद्धि होगा, उससे भी ज्यादा। तो हर चीजें जो है ना, चाहे वो आप देख रहे हैं रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट या फिर नेटवर्थ, इसमें ना हमेशा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं पिछले क्वार्टर मार्च 2023 के अनुसार, तो प्रमोटर इसमें 64.77% है, म्यूचुअल फंड वाले 11.44% है। अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात कर लें तो ये भी लगभग 10% से ज्यादा, 11% के लगभग है। अगर हम रिटेल एंड अदर्स की बात कर लें तो 9.81% है, और अदर्स की अगर हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात कर लें तो वो 3.11 है। देखिए सबसे बड़ी बात है म्यूचुअल फंड का 11% से ऊपर होना और फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 10-11%। देखिए लगभग 11% ही मान लेते हैं इसे, 10.87% है, तो लगभग 11%। तो ये दो जो स्मार्ट इन्वेस्टर है ना, इनकी संख्या बताती है कि कंपनी कितने अच्छी है। कारण कि ये जो इन्वेस्टर होते हैं ना, ये जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, देखिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा की काम करता है कि एक रिटेल इन्वेस्टर है ना, कि हम लोग बहुत सारी चीजों को एनालाइज नहीं कर पाते हैं। हम लोग उतने टेक्निकल नहीं जानते हैं, टेक्निकल उतने नहीं होते हैं जितनी उनके पास टेक्निकल टीम बैठी होती है, तो और उनके पास अंदर की भी खबरें होती हैं, तो कहीं न कहीं बहुत अंदर की खबर लेके उसमें इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। चलिए अब एक सवाल पे डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग इसका सब कुछ देख लिए, फाइनेंशियल देखा, रेवेन्यू भी देखा, प्रॉफिट भी देखा।
और हम लोगों ने ये भी देखा कि नेटवर्क इसका बढ़ रहा है, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है। सब कुछ अच्छा होने के बाद ये कंपनी आखिर टूटा क्यों था? टूटने का रीजन क्या था? देखिए, टूटने का रीजन इसका चालू हो गया था खास करके कोरोना काल से ही। कोरोना काल में जिस तरह से जियोग्राफिकल चेंजेज आई और खास करके इसका यूक्रेन रसिया में जो वार शुरू हुआ, ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन बना ये। इसमें जैसा कि मैं जानते हैं, ये पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करती है। इसका सामान से एक जगह से दूसरे जगह आना जाना होता है। पूरी दुनिया में कंपनी जहां जहां इसका मैन्युफैक्चर यूनिट है, चाहे वो फोर्ड का, मारुति, कहीं भी, तो हर जगह सामान को मंगाती है। तो जब रसिया और यूक्रेन में वार शुरू हुआ ना, तब फिर दो कंट्री तो डायरेक्ट इंगेज हो गए। वहां का प्रोडक्शन लगभग बंद हो गया, वहां सामान आना जाना बंद हो गया। इसके बावजूद जो खास करके यूरोप को लेके ना, जो इसके रूट में कई चेंजेज आए, शिप का आना जाना कई बार बंद हो गया, तो वो सब चीजों के कारण भी इनके डिमांड में कहीं न कहीं प्रॉब्लम आई और इस वजह से इसके खास करके मार्जिन कुछ कम है। इसके वजह से इसमें आपको गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। दूसरा, अक्टूबर में जैसे कि बताया था, पहले भी कंपनी ने बोनस भी दिया था, तो बोनस देने से भी शेयर पे दबाव आता है। जापानीज कंपनी एक और थी, इनके जापानीज प्रमोटर थे सुमितो मोटो, उन्होंने सुमितो वायरिंग ने इसमें अपने स्टेक सेल किए हैं बड़े वॉल्यूम में। तो कहीं भी जब सप्लाई अचानक से बढ़ जाती है तो उसके स्टॉक में गिरावट तय है, और ये भी एक बड़ी वजह बनी इस स्टॉक में गिरावट की। इसके एक प्रमोटर ने बड़े वॉल्यूम में, उनको भाई लिक्विडिटी की जरूरत होगी, तो उन्होंने अपना स्टेक सेल किया था बड़े वॉल्यूम में, तो इसके कारण भी इसके स्टॉक पे आपको दबाव दिखा। तीसरा एक और रीजन बन जाता है, वो है ग्लोबली सेमीकंडक्टर का क्राइसिस, क्योंकि जैसा बताया ये ऑटो इलेक्ट्रिक बनाते हैं, तो कई सामान ऐसे बनाती है उसमें चिप का इस्तेमाल होता है, और चिप का शॉर्टेज हो गया था, आप सब जानते हैं। उस टाइम ऑटो इंडस्ट्री पे इसका बहुत फर्क, तो कहीं ना कहीं इसका प्रोडक्शन में कमी है। अब सवाल आता है कि नए, इतने हम लोग सब कुछ सारा चीज देख लिया, अब हमारे पास एक सवाल आता है कि इन सब चीजों के जानने के बाद नए इन्वेस्टर को इसमें इंटर क्या करना चाहिए, एंट्री बनानी चाहिए? देखिए, ये कंपनी स्टॉक पीटा भी, गिरा भी, कंसोलिडेशन फेज से भी पूरा एक लंबा कंसोलिडेशन फेज, अगर 2022 पूरा देख लें तो ये कंपनी उठ नहीं पाया था, और सब इतना रिकवरी कर रहा है। अब अपने प्राइस में अच्छा रिकवरी दिखने को मिल रहा है। कंपनियां भी, कई कंपनियां इधर देखें तो ये कंपनियों को टेक ओवर कर चुका है। कंपनियों के टेक ओवर पे नहीं जाएंगे, फिर ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसको हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो कई कंपनियों के टेक ओवर भी कर चुका है। तो पिछले लगभग 4 महीने से अगर देखें तो ये स्टॉक 60 रुपए से बढ़कर लगभग 100 रुपए तक आ चुका है। जब ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पे, देखिए ये स्टॉक में लेना नहीं चाहिए, इसमें आपको डिसीजन बनाने में सुविधा होगी थोड़ी सी। जब ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पे थी 135 रुपए के आसपास, उस टाइम इसका जो पी था वो 68 था। अभी का पी इसका है 45, इंडस्ट्री का पी 43। तो उस हिसाब से देखें, अगर लाइफ टाइम के हाइस के हिसाब से, अभी इसका पी उतना महंगा नहीं हुआ। इंडस्ट्री पी और इसके पी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 3 पॉइंट का अंतर है। तो यहां से ये नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा अभी भी महंगे वैल्यूएशन पे ये मिल रहा है। सेकेंड चीज में देखें कि स्टॉक जो है मोमेंटम पकड़े हुए हैं, ये 60 से चल के लगभग 100 रुपए तक आ गए। लेकिन इतनी लंबी चाल देने के बाद एक थकान आ सकती है इस स्टॉक में, एक जो कंसोलिडेशन का फेज है वो आपको दिख सकता है। तो अगर आप इस कंसोलिडेशन का फेज बीट कर सकते हैं, इसको आप पेशेंसली, इसको आप अगर पार करने में समर्थ हैं, तो इस कंसोलिडेशन का फेज अपने दिमाग में रखिए। उसके बाद इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं। इस स्टॉक में कोई कमी नहीं है, ये अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी में कहीं से कोई परेशानियां नहीं, पूरे दुनिया में राज करती है ये, अपने खास करके सेक्टर की ये लीडिंग स्टॉक। दोस्तों, आपको मैं एक बात बताता चलूं कि मेरा ऑलरेडी इसमें बाइंग है, मतलब पहले हम इसको सजेस्ट भी कर चुके थे। जब ये 63-64 पे चल रहा था तो हमने 60 रुपीज के एसएल के साथ इस स्टॉक को बाइंग के लिए कहा था, और टारगेट था मेरा 80 रुपीज का, वो तो कब का हो गया। तो अगर आप लोग नए फ्रेश इस स्टॉक में लेना चाहते हैं तो इस स्टॉक बहुत अच्छा स्टॉक है रिटेलर के लिए। और दूसरी बात, लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखना है कि इसमें एक कंसोलिडेशन का फेज हो सकता है आ जाए, लेकिन मोमेंटम बहुत तगड़ी है, हो सकता है ये इसको अभी तुरंत 100 को आपको पार भी करता दिख जाएगा। वीडियो सिर्फ जानकारी पर्पज से बनाता हूं, मैं आपको बताता चलूं कि किसी भी तरीके से मैं सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। और अगर आप किसी भी स्टॉक में खरीद या बिक्री करते हैं तो उससे पहले आप अपने एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर ले लेंगे। और दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक मेरा वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। अगर भूल गए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। मिलेंगे